हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीजी प्रोग्राम स्पेशली हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए जो बच्चे एडमिशन के लिए सोच रहे हैं उनके लिए क्या एडमिशन प्रोसेस होती है, क्या प्रक्रियाएं हैं, आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक-एक करके। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारा जो यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप लोगों को एडमिशन लेना है पीजी प्रोग्राम के अंदर तो आपको सीयूटी पीजी एग्जाम देना होता है, ठीक है। और सीयूटी पीजी जो एग्जाम होता है ये आपका साल में सिर्फ एक बार कंडक्ट करवाया जाता है एनटीए के द्वारा। इसमें अगर मैं बात कर लेता हूँ तो ये पेपर जो था आपका सीबीटी मोड में यानी कि ऑनलाइन मोड में पेपर होता है। 75 क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होते हैं जो कि 300 मार्क्स का होता है। और अगर आप क्वेश्चन को रॉन्ग करते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का भी प्रोविजन है, और अगर आप करेक्ट क्वेश्चन करते हैं तो +4 मार्क्स आपको मिलते हैं, यानी कि क्वेश्चन आपका +4 मार्क्स का होता है, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो कोई भी ग्रेजुएशन जिन्हें कंप्लीट कर रखा है वो इस एग्जाम को दे सकता है। ऐसा कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आप अगर एज क्राइटेरिया जैसा कुछ भी या ये दे सकते हैं ये फिर नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो आप एग्जाम में आसानी से बिल्कुल दे सकते हैं। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ जो यूनिवर्सिटीज होती है, यूनिवर्सिटी के अंदर अगर बात की जाए तो कुछ यहाँ पे अपने अपने क्राइटेरिया, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का अलग है। और अगर मैं बात कर लेता हूँ कि जो जेएनयू का बीएचयू का, तो अलग अलग सभी के अपने अपने क्राइटेरिया आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ तो यहाँ पर आपका जैसे कि एमए हिस्ट्री प्रोग्राम की बात कर लेते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो अपना अभी प्रोस्पेक्टस रिलीज किया है, ठीक है। इन्होंने अपना जो रिलीज कर दिया इसमें आप देख पाएंगे कि जो बच्चे C1 कैटेगरी में, यहाँ पे एक्चुअली दो कैटेगरी आपके देखने को मिलेगी, एक C1 कैटेगरी और C2 कैटेगरी देखने को मिलती है। C1 कैटेगरी के अंदर वो स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने की जो कि किसी भी अदर यूनिवर्सिटी डीयू को छोड़ करके, अदर देन डीयू की बात कर लेते हैं, जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है, चाहे वो किसी और भी यूनिवर्सिटी से उन्होंने किया है, तो वो सब किसमें कंसीडर किया जाता है, C1 कैटेगरी में उनको कंसीडर किया जाता है। जैसे कि आप 3 इयर्स 4 ईयर जो बैचलर डिग्री प्रोग्राम है आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं पीजी प्रोग्राम के अंदर। वहीं पर अगर मैं बात करूं C2 कैटेगरी में वो बच्चे आते हैं जो कि आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपना जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है वो इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो 3 ईयर और 4 ईयर जो बैचलर डिग्री ऑनर्स अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। और आपको पेपर कोड कौन सा चूज करना होता है एग्जाम के लिए, तो HUQP09 पेपर कोड चूज करना पड़ता है, जिसके बेसिस पर आप यहाँ पे एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। देखा जाए तो जो एग्जाम होता है वो कब कंडक्ट करवाया जाता है, तो सीयूटी पीजी जो एग्जाम होता है आप लोगों को मैं यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जो मार्च में आपका पेपर होता है, मिड मार्च में, ठीक है। मार्च के मिड की बात कर लेते तो मार्च मिड में इसका पेपर कंडक्ट करवाया जाता है। रिजल्ट कब आता है तो ये मई में, अप्रैल लास्ट में या फिर मई की बात कर लेते हैं, ठीक है। कि जो अप्रैल लास्ट में या फिर हम मई की बात करें तो मई के फर्स्ट वीक में आपका ये रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। इसके बाद आपकी सारी प्रोसेस शुरू होती है, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपको अपने एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होता है तो उनका CSA पोर्टल होता है, ठीक है। क्या है, CSAS पोर्टल होता है। इसमें देख सकते हैं कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम होता है, जिसमें कि आप लोगों को सभी बच्चों को इसी में उनको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, ठीक है। जैसे आप हिस्ट्री सब्जेक्ट के हैं तो आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए भी इसी में ही, इस पोर्टल के थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे हम बात कर ले डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स में अगर आप देखेंगे तो आपका 10th और 12th की जो मार्कशीट है, 10th 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट होती है, जो वैलिड डॉक्यूमेंट होते हैं ST SC OBC और EWS सर्टिफिकेट जो आपके होते हैं वो आपको यहाँ पर अपलोड करने होते हैं, ठीक है। और अपना जो स्कोर कार्ड होता है वो भी यहाँ पर आप लोगों को अपडेट करना होता है। तो इसके भी चार्जेस होते हैं। रजिस्ट्रेशन चार्जेस कितने रहते हैं, तो जो CSAS पोर्टल के जो चार्ज रहेंगे वो बहुत नॉमिनल होते, बहुत कम होते हैं। जनरल कैटेगरी की बात करें, जनरल कैटेगरी OBC, इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं, ठीक है, जो EWS कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। OBC में अगर देखा NCL कैटेगरी में, ठीक है, तो यहां पर OBC की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो OBC और EWS की बात करें तो EWS को कितना देना पड़ता है, 250 रुपए के लगभग होते हैं, ठीक है। ये इनमें वेरिएशन हो सकते हैं, चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका जो रहेगा वो 250 रुपए के लगभग रहता है। SC ST और आपका देखा जाए जो PWD कैंडिडेट्स होते हैं इनके लिए देखा जाए तो मात्र 100 रुपए के लगभग ये पोर्टल चार्जेस होते हैं जो CSS पोर्टल के, वो देने पड़ते हैं। तो ये तो उस समय की बात है जब आपका रिजल्ट आ जाएगा और इसके बाद जब आप ये प्रोसेस करते हैं मतलब कि काउंसलिंग के लिए आपके ड्यू के अंदर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तब, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं तो यहाँ पर क्या होगा, फिर इसके बाद इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो ये अपना क्या करेंगे, तो यहाँ पर अपना देखा जाए तो जो लिस्ट है वो रिलीज करती है, ठीक है। ड्यू क्या करेगा, तो ड्यू फिर इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर वो जो लिस्ट है, काउंसलिंग लिस्ट है वो रिलीज करते हैं। इसके लिए फिर आप लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाते हैं कि आप इन डॉक्यूमेंट्स के साथ हमारे मतलब कह सकते हैं यूनिवर्सिटी के इस कैंपस में या फिर जो भी उनका डिपार्टमेंट होगा वहां पर आपको जाकर के फिर उनको वेरीफाई कराना होता है। इसके बाद आपको वहां पर जो है मतलब कि एडमिशन मिल पाता है। इसके बेसिस पर आपको फिर ये भी डिपेंड करता है कि आप वो सीट लॉक करते हैं, नहीं लॉक करते हैं। लॉक करते हैं तो फिर आपको वहां पे जाकर के फीस सबमिट करनी पड़ती है, और आप उसको अपग्रेड करते हैं तो फिर बाद में यानी कि सेकंड काउंसलिंग के लिए अपियर हो जाते हैं, ठीक है। यानी सेकंड टाइम के लिए आप अपियर हो सकते हैं। तो ये सारी प्रोसेस होती है। इसके अलावा देखा जाए तो उन्होंने अपनी सीट मैट्रिक्स भी रिलीज कर दी है, जो कि ड्यू के अंदर जो बच्चे एडमिशन लेने जा रहे हैं। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर इन्होंने अपना सीट मैट्रिक्स भी रिलीज कर दिया, जिसमें आप पाएंगे डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री की बात करें नॉर्थ कैंपस में ये कैटेगरी 1 है। कैटेगरी 1 जैसे आपने देखा कि कैटेगरी 1 कौन होती है, जो कि नॉन ड्यू स्टूडेंट्स है, और जो कैटेगरी 2 यहाँ पर दिया गया है ये ड्यू की स्टूडेंट के लिए दिया गया है, ठीक है।
तो इनमें अगर आप देखेंगे कि जो सीट्स हैं, आप यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स की बात करें, जो नॉर्थ कैंपस में आप देख पाएंगे कि इतने सभी कैटेगरी वाइज अगर देखा जाए तो C1 यहाँ पर कौन होगा, C1 कैटेगरी होता है नॉन DU के लिए, किसके लिए है, नॉन DU जो स्टूडेंट है। और C2 कैटेगरी किसके लिए होगा, ये DU स्टूडेंट्स होते हैं, इनके लिए दिया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं C2 की संख्या अलग अलग, ये नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस। इसके अलावा यहाँ पर जो दौलत राम कॉलेज है, ठीक है, दौलत राम कॉलेज की बात करें तो ये सीटें टोटल आ जाती हैं, ठीक है। हंसराज कॉलेज में इतनी सीटें हैं आपके हिस्ट्री के लिए। हिंदू कॉलेज के अलावा यहाँ पर आप देखोगे तो आपका आ जाता है इंद्रप्रस्थ कॉलेज हो गया, जानकी देवी कमला नेहरू किरोरीमल, लेडी श्री राम मिरांडा, राजधानी रामजस और गुरु तेग बहादुर, वेंकटेश्वर। साथ में देखा जाए तो कि यहाँ पर आपका सेंट स्टीफन, जाकिर हुसैन और NCWEB। तो ये टोटल सभी जो कॉलेजेस हैं, इनकी जो कह सकते हैं कि जो ड्यू के अंदर आ जाती हैं। तो इनकी ये लिस्ट है पूरी की पूरी, और इन पे सीटों की नंबर, जो सीट मैट्रिक्स दे रखी है कि कौन से कितनी सीटें किस कॉलेज के अंदर आ जाती हैं, जहां पर कि आपको MA हिस्ट्री प्रोग्राम के अंदर आपको ड्यू में एडमिशन मिल पाएगा, ठीक है। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि यहाँ पर देख सकते हैं इस बार का जो कट ऑफ रहा 2025 का। तो आप यहाँ पे देख C2 कैटेगरी यानी कि जो ड्यू के स्टूडेंट हैं उनके लिए कट ऑफ रहा है इस बार एडमिशन के लिए, और नॉन जो ड्यू स्टूडेंट इन C1 कैटेगरी के लिए तो ये आपका ये कट ऑफ रहा इस पर, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये राउंड 1 की कट ऑफ थी। राउंड 2 की कट ऑफ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि C2 ड्यू कैटेगरी और नॉन ड्यू, और ये C1 कैटेगरी नॉन ड्यू के लिए सेकंड राउंड की कट ऑफ है, ठीक है। और थर्ड कट ऑफ की देख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पूरी सीट आपको यहाँ पर क्या दिख रही है, ब्लैंक दिख रही है। इसका मतलब कि बच्चों ने पहले और दूसरे राउंड में ही सारी सीटों को वहां पर उन्होंने चूज कर लिया था, यानी कि उन्होंने अपनी सीट लॉक कर दी थी, उनको एडमिशन ले लिया था, ठीक है। तो इतनी सारी बातें हो जाती हैं। इसके अलावा अगर जो भी बच्चे अभी CET PG एग्जाम 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग हमारे साथ यहाँ पे जुड़ सकते हैं। मैं आप लोगों को हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों कवर करा रहा हूँ। तो आप लोग हमारे यहाँ पर कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा हिस्ट्री का भी क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें आप लोग हमारे एडमिशन ले सकते हैं। इसकी जो प्राइसेस हैं बहुत ही नॉमिनल, बहुत ही कम फीस है, जिसमें कि आप लोग तैयारी कर सकते हैं और अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी ड्यू तक आप पहुंच सकते हैं। तो इसकी जो फीस है वो जाकर की वेबसाइट पर भी चेक सकते हैं एप्लीकेशन की। और बाकी मैं आपको बता देंगे 2999 इसकी जो प्राइसेस हैं, और हमारा जो महापैक है इसकी 3999 है। तो आप लोग यहाँ पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। साथ में इनमें भी डिस्काउंट मिल पाएगा, अगर हमारे 8030 कोड का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें और भी ज्यादा डिस्काउंट मिल पाएगा। बाकी क्लासेस हमारी रात में 8 बजे चलती हैं YT पर, जो करियर अड्डा सॉरी CET PG अड्डा चैनल जो है, तो वहाँ पर आप जाकर के देख सकते हैं। बाकी इनकी इन्फॉर्मेशन जो करियर अड्डा के थ्रू आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पर आप लोगों को क्लासेस की PDF नोट्स क्विज सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा, और ये मेरी ईमेल ID है। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप मुझसे यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। साथ में जो मेरा कह सकते हैं कि जो गूगल फॉर्म है, अगर किसी बच्चे को एडमिशन से रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है, तो मेरे गूगल फॉर्म को फिल कर देना वहाँ पे अपनी डिटेल, मैं आप लोगों को वहाँ पे कांटेक्ट कर लूंगा, जिसमें कि आपको तमाम सारी जो डाउट्स आपके होंगे वो मैं आपको वहाँ पे दूर करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आप लोगों को बातें बताई हैं समझ में आई होंगी। और इसी तरह की तमाम सारी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आप मेरे साथ बने रहना। धन्यवाद।